अच्छा बच्चों, हमने कल क्या शुरू किया था? चैप्टर नंबर 1 किया था, उसमें एक की पॉइंट समझ आ गया? ओके जी। ये जिसके एमसीक्यूज थे वो आपने किए सारे? हो गया? कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? ओके जी। अच्छा जी बच्चों, अब आगे है आज हमारा अगला टॉपिक, बुक्स ऑफ प्राइमरी। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि बुक्स ऑफ प्राइमरी का दूसरा नाम क्या है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये भी नोट करते हैं। is an efficient bookkeeping system which sorts the different types of transaction at initial recording stage. अरे पहला क्वेश्चन है बच्चों, another name of books of prime entry is books of original entry. अच्छा, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, अगला सवाल यह है कि कितनी बुक्स होती हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में? याद रखना बच्चों, 6 होती हैं। कौन कौन सी? सेल्स डे बुक। और अगला सवाल यह है कि सेल्स डे बुक्स में हम रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? और नहीं यार, वो दूसरा हाँ जी, सेल डे बुक में बच्चों रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं याद रखिएगा, फ्रॉम सेल इनवॉइसेस। सेल्स डे बुक में कहां से पता चलता है कि एंट्री पास करनी है? फ्रॉम सेल इनवॉइसेस। ये आपका सवाल आएगा। व्हाट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर सेल्स डे बुक? सेल्स डे बुक में आप एंट्री लिखते हो कहां से? ख्वाब आया है आपको कि आपने पैसे लिखने हैं? याद रखना है, सेल्स इनवॉइसेस बेसिकली होती हैं और वो किसको दी जाती हैं? क्रेडिट कस्टमर को। आई कैप आपको धोखा देगा, यहाँ पे कैश कस्टमर की बात भी आ सकती है। हम किन कस्टमर को इनवॉइसेस जो देते हैं वो सेल्ड बुक का हिस्सा बनती है? वो क्रेडिट कस्टमर होते हैं। ये बात समझ आ गई? आ गया जी परचेज डे बुक। परचेज डे बुक में बच्चों किस डॉक्यूमेंट की बेस पे हम एंट्री पास करते हैं? फॉर परचेज इनवॉइसेस फ्रॉम क्रेडिट सप्लायर। इससे मतलब यह समझ आया कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में नंबर 1 पहली बुक होती है सेल्स डे बुक, और सोर्स डॉक्यूमेंट उसका क्या होता है? सेल्स इनवॉइसेस टू क्रेडिट कस्टमर्स। और दूसरा, परचेज डे बुक में हम एंट्री पास करते हैं
परचेज इनवॉइसेस फ्रॉम क्रेडिट सप्लायर। अब अच्छा याद रखना, परचेज इनवॉइस और सेल इनवॉइस में कोई फर्क नहीं होता। परचेज इनवॉइस और सेल इनवॉइस में कोई फर्क नहीं होता, बस पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क होता है। मतलब आप गए बाटा स्टोर, आप गए वहां से आपने जूता परचेज किया और आपने कैश पे किया, उन्होंने आपको एक इनवॉइस दी, आपके लिए वो इनवॉइस क्या कहलाएगी? परचेज इनवॉइस। लेकिन बाटा के लिए वही इनवॉइस क्या कहलाएगी? सेल इनवॉइस। डॉक्यूमेंट एक ही है, नाम में फर्क। आपके लिए बाटा कंपनी क्या है? अगर आपने उधार पे जूता लिया है, उधार पे लिया है, आपके लिए वो सप्लायर है, और बाटा के लिए आप कौन है? आप कस्टमर। तो डॉक्यूमेंट एक ही है, पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क है। आपके लिए परचेज इनवॉइस है, बाटा के लिए वो क्या है? सेल इनवॉइस। डिफरेंट डॉक्यूमेंट नहीं होते। पॉइंट नंबर 3, सेल्स रिटर्न डे बुक। सेल्स रिटर्न डे बुक बच्चों और क्रेडिट नोट्स इश्यूड टू कस्टमर। अब ये क्या बला है, इसको समझते हैं बच्चों। पहले तो सबसे ज्यादा सवाल ये आया पिछली दफा कि क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न डे बुक में कौन सा नोट रिकॉर्ड होता है? डेबिट नोट कि क्रेडिट नोट, दोनों या कोई भी नहीं? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तकरीबन हर बच्चों के सवाल आया। अब बच्चों ये याद रखना कि इसकी स्टोरी क्या है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, एक तरफ है पेप्सी कंपनी, एक तरफ है पैकेजेस कंपनी। पेप्सी कंपनी ने पैकेजेस कंपनी को ऑर्डर दिया कि मुझे जनाब पैकिंग मटेरियल चाहिए। पैकेजेस ने पेप्सी को पैकिंग मटेरियल भेज दिया। ओके, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का मटेरियल भेज दिया। बच्चों पेप्सी की किताबों में कौन सा अकाउंट बनेगा? अरे क्रेडिटर, और क्रेडिटर का नाम क्या होगा? पैकेजेस। और पैकेजेस की किताबों में कौन सा अकाउंट बनेगा? डेटर, और डेटर का नाम होगा पेप्सी। पास में आ गई? अच्छा जी, अब बच्चों पेप्सी की किताबों में परचेज डेबिट होगी और क्रेडिटर क्रेडिट होगा। क्या ये बात समझ आ गई? पेप्सी की किताबों में क्या होगा जी? परचेज डेबिट होगी, ठीक है जी, यही एंट्री होगी। परचेज अकाउंट डेबिट होगा और सप्लायर अकाउंट क्रेडिट होगा। और बच्चों पैकेजेस की किताबों में डेटर अकाउंट डेबिट होगा और सेल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। यहां पे आ जाएगा सेल और यहां पे आ जाएगा डेटर। यहां तक की बात समझ आ गई? अब बच्चों फर्ज करो पेप्सी कंपनी ने ये माल चेक किया और उसको नजर आया कि यार ये तो खराब है, ये तो हमने मंगवाया ही नहीं, ये हमने नहीं मंगवाया था जो माल इन्होंने हमें दे दिया है। तो बच्चों क्या ये फिर 1 लाख रुपए का सामान वापस भिजवाएंगे? ये क्या करेंगे? 1 लाख रुपए का सामान वापस भिजवाएंगे। तो वापस भिजवाने की एंट्री बताएं क्या होगी?
क्या बच्चों क्रेडिटर को डेबिट करेंगे? क्रेडिटर को डेबिट करेंगे और एक और अकाउंट बनाएंगे, उसका नाम क्या होगा? परचेज रिटर्न। परचेज अकाउंट को हाथ नहीं लगाएंगे, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे? परचेज रिटर्न, और यहां पे क्या लिखेंगे? क्रेडिटर। तो बच्चों इस दफा जब चीजें वापस भिजवानी है, क्या पैकेजेस को एडवांस में इस चीज का ख्याल होगा कि चीजें वापस आ सकती हैं? सोच लो, क्या पैकेजेस को ये पता था चीजें वापस आएंगी? अगर पैकेजेस को एडवांस में पता होता कि चीजें वापस आएंगी तो क्या वो चीजें भेजता? वो पागल था, मतलब उसको पता ही चीजें वापस आनी है, लेकिन फिर भी भेज रहा है, ठीक है ना? तो उसको पता नहीं था कि चीजें वापस आएंगी। तो बच्चों ये तो पेप्सी को समझ आई पहले कि यार ये जो चीजें हमने ऑर्डर दिया था ये वो वाली नहीं है, ये तो कोई और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पैकिंग मटेरियल आ गया। मतलब हमने 1.5 लीटर की बोतलों को पैक करना था, इनकी जो पैकिंग आई है वो 1/2 लीटर वाली आई। अब ये हमारे काम की नहीं है, तो वो वापस भिजवा देंगे माल। अच्छा, अब बच्चों जब इनको पैकेजेस को सामान पहुंचेगा तो वो क्या एंट्री पास करेंगे? ये भी एक नया अकाउंट बनाएंगे, उसका अकाउंट का नाम क्या होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे बच्चों, और डेटर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहां पे लिखेंगे सेल रिटर्न और यहां पे लिखेंगे डेटर। ये बात समझ आ गई? तो बच्चों अब अगला पॉइंट ये है, सोच समझ के जवाब देना। क्या हमने क्रेडिटर को डेबिट किया है कि नहीं किया? हमने क्रेडिटर को क्या किया है? डेबिट किया है। तो जब हम क्रेडिटर को डेबिट करेंगे तो हम डेबिट नोट इशू करेंगे। कौन सा नोट इशू करेंगे? डेबिट नोट इशू करेंगे। वो चीजें जब कस्टमर के पेप्सी के पास पैकेजेस के पास पहुंचेंगी तो वो हमारे अकाउंट को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। तो वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। क्या ये बात समझ आ गई है? किसने कौन सा नोट इशू करना है? पेप्सी ने कौन सा नोट इशू करना है? पेप्सी ने कौन सा नोट इशू करना है? डेबिट नोट इशू करना है। और पैकेजेस ने कौन सा नोट इशू करना है? क्रेडिट नोट। बच्चों किसके नोट की ज्यादा पावर है, डेबिट नोट की कि क्रेडिट नोट की? ये बात याद रखनी है बच्चों, क्रेडिट नोट की पावर ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर पैकेजेस ने वो सामान वापस ना लिया तो इसके नोट की कोई औकात रह जाएगी? नहीं बात समझ आ रही? आपने चीजें परचेज की हैं, आप घर ले गए, घर में जाके पता लगा यार ये तो वो चीजें नहीं है जो हमने परचेज करनी थी। अब वापस करने गए, जब वो वापस करने गए उन्होंने कहा वो बोर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। तो आप जितने मर्जी नोट इशू करें, उसकी कोई औकात है? क्योंकि जिन्होंने आपको चीजें बेची हैं वो वापस नहीं लेना चाहते, आप क्या कर लोगे? असल बात तो ये है जब वो वापस कर लेंगे, वो मेन पॉइंट है। तो असल वर्थ किस नोट की है? क्रेडिट नोट की है, डेबिट नोट की नहीं है। बात समझ लगी है? तो बच्चों अब अगला पॉइंट ये है, सेल्स रिटर्न कौन रिकॉर्ड करेगा? पैकेजेस के पेप्सी? सेल्स रिटर्न कौन रिकॉर्ड करेगा? पेप्सी। पेप्सी करेगा? पैकेजेस करेगा। तो पेप्सी क्या करेगा? वो परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करेगा। पहले कौन सी चीज रिकॉर्ड होगी, परचेज रिटर्न के सेल रिटर्न? पहले परचेज रिटर्न रिकॉर्ड होगी और बाद में सेल रिटर्न। लेकिन असल में जो रिकॉर्डिंग होगी वो किस चीज पे डिपेंडेंट है? वो किस चीज पे डिपेंडेंट है? सेल रिटर्न पे डिपेंडेंट है। क्योंकि जब तक वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे हमारे रिकॉर्ड करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सबको समझ आ गई? अच्छा, अब बच्चों अब जरा गौर से देखो, ये सेल रिटर्न पैकेजेस की किताबों में रिकॉर्ड होगी कि पेप्सी की किताबों में?
पैकेजेस की किताबों में। तो जरा देखो सेल्स रिटर्न डे बुक, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट नोट इश्यूड टू कस्टमर। तो ये अपनी सेल्स रिटर्न डे बुक में जब एंट्री पास करेगा तो किस नोट को सामने रखेगा, ये क्रेडिट नोट को सामने रखेगा। उनके नोट की कोई औकात नहीं है। क्या ये बात समझ आ गई? पेप्सी का नोट है, उसकी कोई बर्थ नहीं है, ठीक हो गया। पेप्सी वाले वेट करेंगे, किस चीज का वेट करेंगे कि यार वहां से चीज एक्सेप्ट होती है कि नहीं होती, तो तब तक परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आगे पढ़ते हैं बच्चों, परचेज रिटर्न डे बुक। अब परचेज रिटर्न डे बुक कौन बना रहा होगा? परचेज रिटर्न डे बुक बच्चों पेप्सी बना रही है फॉर क्रेडिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। क्या ये बात समझ आई है बच्चों? ये नोट खुद नहीं बना रहे, पेप्सी जो खुद नोट बनाता है उसका तो नाम डेबिट नोट है, लेकिन ये बच्चों क्या करेगा, वेट करेगा किसका, कि क्रेडिट नोट रिसीव हो, कहां से, फ्रॉम पैकेजेस। यहां तक की बात समझ आई? तो बच्चों इसका मतलब है सेल्स रिटर्न डे बुक और परचेज रिटर्न डे बुक दोनों बुक्स एक ही नोट की बेस पे तैयार होती है। वो कौन सा नोट है? वो क्रेडिट नोट है। सेल्स रिटर्न जिसने रिकॉर्ड करनी है वो नोट इशू करेगा, और परचेज रिटर्न जिसने रिकॉर्ड करनी है वो नोट रिसीव करेगा। वो अपना एक नोट इशू करता है लेकिन उसकी कोई औकात नहीं होती। क्या ये एग्जांपल आपके दिमाग में बैठ गई है? बच्चों याद रखना, पेप्सी यहां पे क्या है, कस्टमर है कि सप्लायर है? ये याद रखना आपने, कस्टमर है। और पैकेजेस यहां पे क्या है, सप्लायर है। तो पैकेजेस ने क्रेडिट नोट इशू करना है, सप्लायर ने क्रेडिट नोट इशू करना होता है। तो उसी की बेस पे सेल रिटर्न डे बुक भी बनेगी और उसी की बेस पे परचेज रिटर्न डे बुक भी बनेगी, क्योंकि असल में उसी नोट में पावर है। यह सवाल आई कैप ने बार बार पूछा है, क्यों? क्योंकि आई कैप को पता है कि यह पेज किसी ने पढ़ा ही नहीं होता। ठीक हो गया? अच्छा जी, कैश बुक, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, एडिशनली ए पेटी कैश बुक में बी प्रिपेयर फॉर स्मॉल कैश ट्रांजैक्शन। हाँ जी बच्चों, पेटी कैश भी ऐसी चीज है जो हम इग्नोर करते हैं, और पेटी कैश के ऊपर भी सवाल आए हुए। ठीक है जी, पांचवी बच्चों कौन सी बुक होती है? कैश बुक में याद रखना, कैश अकाउंट भी बनता है, बैंक अकाउंट भी बनता है, और पेटी कैश बुक के हिसाब भी रखे जाते हैं। ठीक हो गया? और बाकी जो एंट्रीज, बाकी जो एंट्रीज उन पांचों किताबों में कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होती, वो कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? वो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं फॉर ऑल अदर ट्रांजैक्शन। तो सबसे एंड पे बारी आती है जर्नल। ये बात सुनाई? इन प्रैक्टिस many entities use different types of vouchers to initially record the transaction in an accounting system. different vouchers होते हैं, उसकी बेस पे रिकॉर्डिंग होती है। बहरहाल हमें प्रैक्टिस फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है जी बच्चों, ये बुक का नाम, ट्रांजैक्शन टाइप और सोर्स डॉक्यूमेंट। बच्चों ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपने अच्छी तरह से आज घर जाके तैयार कर। ये बात समझ आ रही है बच्चों? क्रेडिट नोट इशूड टू कस्टमर, या क्रेडिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, और डेबिट नोट इशूड। पहली प्रायोरिटी किसको दी हमने? क्रेडिट नोट की। अगर वो ना हो तो फिर किसकी बारी आएगी? डेबिट नोट की प्रायोरिटी दूसरे नंबर पे। ठीक हो गया? ये बच्चों ये रिसीव का वर्ड क्यों आया, ये इशू का वर्ड क्यों आया, ये बात समझ आ गई? कि पेप्सी, अब जब भी आपके सामने सवाल आए ना तो पेप्सी और पैकेजेस की मिसाल दिमाग में ले आना। ठीक हो गया?
तो पेप्सी ने नोट रिसीव करना है, पैकेजेस ने इशू करना है। तो पैकेजेस ने जो नोट इशू करना है उसका नाम है क्रेडिट नोट, और पेप्सी ने जो नोट इशू करना है उसका नाम है डेबिट नोट। डेबिट नोट की औकात इतनी नहीं है जितनी क्रेडिट नोट की है। ठीक है जी। ये बच्चों एग्जांपल है, ये आपने घर जाके देखनी है। अच्छा नहीं बच्चों, अब डिटेल में हमने चीजों को डिस्कस करना है, दोबारा देखते हैं। ये है पेप्सी कंपनी और ये है पैकेजेस। ये है कौन? कस्टमर। और ये कौन है? सप्लायर। बच्चों ये पेज नंबर है आपके पास कौन सा? पेज नंबर है 40। कौन सा पेज है? 40। ये 40 पेज निकाल लें। और बच्चों साथ ही आपने परचेज साइकिल का पेज भी निकाल लेना। ये दोनों पेज हम इकट्ठे पढ़ेंगे। अकाउंटिंग फॉर परचेजेस, ये कौन सा पेज है? 44। 40 और 44 ये दोनों पेज आमने सामने रखने, इन दोनों को हमने इकट्ठा डिस्कस करना है। ये वो दो पेजेस हैं जिसको हमने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन पेपर में ये आते हैं। अब बच्चों सबसे पहला पॉइंट ये है कि पेप्सी कंपनी ने पहली दफा जब पैकेजेस से परचेज की होगी, कैसे परचेज की? पहली दफा। अभी तो उनके काफी सालों से ताल्लुकात हैं, मतलब उतना डिटेल में तो कोई नहीं सोचता होगा कि उस बंदे से हमने मंगवानी चीजें, तो क्या सोचना है क्या नहीं सोचना। पहली दफा जब चीजें परचेज की गई होंगी तो बच्चों उस वक्त हमने सोचना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम परचेज की रिक्वेजिशन पास करते हैं। ठीक है जी। वो होता क्या है बेसिकली? बच्चों यहाँ पे एक स्टोर रूम होता है, स्टॉक रूम होता है, यहाँ पे होता है प्रोडक्शन हॉल। प्रोडक्शन हॉल में चीजों की जरूरत पड़ती है तो बच्चों कौन कहाँ भाग के जाते हैं? स्टॉक रूम में जाते हैं। यार वो सामान खत्म हो गया, मजीद ले आओ। स्टॉक वाले चेक करते हैं, यार हमारे पास तो नहीं पड़ा, तो स्टॉक वाले क्या करते हैं? यहाँ पे एक परचेज डिपार्टमेंट होता है। कौन सा डिपार्टमेंट होता है? परचेज डिपार्टमेंट। स्टॉक वाले परचेज वाले के पास जाते हैं कि भाईजान हमें रिक्वेस्ट आई है पीछे से, स्टॉक चाहिए, हमारे पास कोई नहीं है, आप क्या करो? ऑर्डर दो सप्लायर को कि भाई ये चीजें चाहिए। तो वो ऑर्डर कौन दे सकता है? स्टोर रूम का स्टोर कीपर ऑर्डर नहीं दे सकता। वो ऑर्डर कौन देगा? परचेज डिपार्टमेंट में परचेज मैनेजर होगा, वो ऑर्डर वो दे सकता। ये बात समझ लगी है? और परचेज डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा वो पैकेजेस कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट वाले मैनेजर से बात करेगा। ये सारा प्रोसेस डिटेल में समझना है आप। इसमें से कुछ बारीक बारीक सवाल पूछे जा सकते हैं। बच्चों सबसे पहले क्या होता है? एन आइटम शुड बी रिक्वेजिशन फर्स्ट इफ नॉट लाइंग इन दी स्टॉक। जब आप रिक्वेस्ट करेंगे कि यार हमें ये चीज चाहिए, क्या उस वक्त कोई एंट्री पास होगी? नहीं। क्यों? हो सकता है अगला बंदा भी कहे भाई हमारे पास भी नहीं। बात मिलेगी? आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ऑर्डर दिया, आपने मेन्यू पकड़ा, मेन्यू में से चीजें देखी हैं, आपने ऑर्डर दिया, हो सकता है वो कहते सर इस सीजन में ये चीज नहीं होती, तो क्या आप वहां पे पेमेंट करके आएंगे? कोई पेमेंट नहीं, कोई एंट्री नहीं, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। यहां तक की बात समझ आ गई? कोटेशन एंड अप्रूवल। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? परचेज रिक्वेजिशन पास होगी। सबसे पहला डॉक्यूमेंट कौन सा है? परचेज रिक्वेजिशन। उसका पर्पस क्या है? तो आपने क्या आइटम को पहले रिक्वेस्ट करना है इफ नॉट लाइंग इन दी
स्टॉक, अगर वो स्टॉक में नहीं पड़ी हुई। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, वेयर वैल्यू एक्सीड सर्टेन लिमिट, quotations are usually obtained from at least 3 suppliers. Purchase order is then initiated after evaluating the quotation. अब याद रखें, अगर तो आपने 100, 200, 300, 400 की चीज खानी हो या परचेज करनी हो फिर तो मसला ही कोई नहीं, लेकिन अगर आपने करोड़ों रुपए की चीजें उठानी है तो फिर आप क्या करोगे, उनको कहोगे प्रपोजल बना के दें। मतलब गवर्नमेंट की कंपनी है, उसको चाहिए 1 लाख कंप्यूटर चाहिए, ठीक है जी, वो लैपटॉप स्कीम के अंदर हमने बच्चों को बांटने हैं, तो क्या 1 लाख कंप्यूटर है, नहीं जाके उसको कहेंगे यार फीस सेंटर चाहिए, वो बंदा वहां पे बैठा हुआ है, उसके पास कंप्यूटर पड़े उठा के ले आओ, ऐसा नहीं होगा। उसका बगैर तौर पे क्या होगा, एक पूरा रिकॉर्ड बनाया जाएगा, क्योंकि कल को जब दूसरी हुकूमत आएगी तो उसने क्या करना है, ऑडिट करना है सबसे पहले ये कंप्यूटर परचेज कैसे हुए, ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, तो उसका डिटेल एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो बच्चों जब आप 100, 200, 300, 400, 500, 1000 की कोई चीज परचेज करनी हो फिर तो आप रसीद भी नहीं देखते ना संभाल के रखते हैं, लेकिन अगर करोड़ों की चीज परचेज करनी है तो फिर क्या करेंगे, एक एक स्टेप वाइज चीजों का डाटा इकट्ठा करेंगे। आप सबसे पहले सप्लायर को कहेंगे भाई हमें इतने करोड़ रुपए का सामान चाहिए, सप्लायर भी बड़ा इंटरेस्टेड होगा कि यार करोड़ों का मेरे पास काम आ रहा है, ठीक हो गया। और पहली बात, आप सिर्फ एक बंदे से रब्ता नहीं करेंगे, आप 2-3 बंदों से रब्ता करेंगे, देखेंगे यार कौन सा सस्ता हमें माल देगा, ठीक हो गया। तो उस वक्त बच्चों क्या करेंगे, कोटेशन मांगेंगे कि भाई कोटेशन दो। हर एक कंपनी अपना अपना प्रपोजल जमा करवाएगी, प्रपोजल को पढ़ेंगे टेक्निकली कौन सी कंपनी फिट है, प्रपोजल पढ़ लिया, फिर उसके बाद बहस होगी। बहस कहां पे होगी, अपनी मीटिंग में, तमाम डायरेक्टर बैठे होंगे, बातें हो रही होंगी, यार इस कंपनी से परचेज कर ले, ये सस्ती है, कहता नहीं यार ये सस्ती तो है लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये परचेज करो इसकी क्वालिटी अच्छी है, कम से कम 10 साल गुजर तो जाएंगे, सस्ती वाली कंपनी का क्या करना है आप। हाँ अगर तो बच्चों को लैपटॉप देने हैं तो फिर तो सस्ती भी ठीक है, लेकिन अगर खुद इस्तेमाल करने हैं तो सस्ती पे ना जाओ, क्वालिटी पे जाओ। तो बात समझ आ गई। तो बच्चों फिर हम क्या करेंगे, कोटेशन लेने के बाद क्या करेंगे, आपस में डिस्कशन होगी, डिस्कशन के बाद क्या होगा, अप्रूवल होगा, ठीक है जी, ये बात सुनेगी। ये ऐसे ही है बच्चों, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप क्या मंगवाते हो, मेन्यू, वो मेन्यू क्या है, कोटेशन है। मेन्यू देखा, कुछ चीज पसंद नहीं आई, उठ के आगे, किसी ने कुछ कहना है नहीं, आपस में फिर डिस्कशन हुई कि क्या मंगाए यार, मटन कढ़ाई मंगाएगा, चिकन कढ़ाई मंगाए वगैरह वगैरह, कोई वो कह रहा है, वो कह रहा है, वो कुछ अजीबोगरीब किस्म की बातें चल पड़ी हैं, ठीक है जी। फिर एंड पे बंदा कहता है कि यार पैसे कितने ने तुहाडे को, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਟਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, लेकिन मिनरल वाटर पीन जोगे पैसे है ना तेरे को, बात समझ आई नहीं आई। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि बात मैक्सिमम आके खत्म होती है कि यार इस तरह से करते हैं, सैलड की प्लेट लेते हैं 150 रुपए की, चुप करके खाते हैं, पानी सादा सा उसको कहेंगे कि बोतल ना लेके आए, सादा पानी लेके आए जग में, वो खाते हैं अपने अपने घर निकलते हैं। हम इतने जो गई हैं, बस 10-10 रुपए रख लेना, चांदगढ़ी वाले को देने हैं, घर पैदल थोड़ी जाना है, ठीक हो गया। तो बच्चों ये सारा सिनेरियो क्या है, कोटेशन एंड अप्रूवल। इस वक्त कोई एंट्री पास होगी नहीं, कोई एंट्री पास नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या आएगा बच्चों, परचेज ऑर्डर। अब चलते हैं सेल्स की तरफ। याद है अभी अभी हमने पढ़ा परचेज कोटेशन, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी बच्चों। जो कोटेशन हमने मंगवाई है वो पैकेजेस वालों ने भिजवाई होगी, जो मेन्यू हमने मंगवाया है वो मेन्यू रेस्टोरेंट के दूसरे रूम में से आया हो, तो हम उसको परचेज कोटेशन कह रहे हैं, लेकिन रेस्टोरेंट वाले उसको क्या कहेंगे, सेल्स कोटेशन। ये एक ही डॉक्यूमेंट है, परचेज साइकिल में और सेल्स साइकिल में डॉक्यूमेंट एक ही है, और यहां पे बस पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क है। एक चीज बेच रहा है, दूसरा परचेज कर रहा है, जो बेच रहा है उसके लिए सेल कोटेशन है, और जो परचेज करने लगा उसके लिए क्या है, परचेज कोटेशन। यहां तक की बात समझ आ गई। बिफोर ऑर्डरिंग कस्टमर ऑफन रिक्वायर ए सेल कोटेशन फॉर रिव्यू इन देयर कंपनी। ये किसकी बात कर रहा है कि पेप्सी कंपनी जब हमें ऑर्डर देगी तो वो हमसे क्या मंगवाएगी, कोटेशन मंगवाएगी। It is created at as a proposal of your goods and services to customer.
तो बच्चों पैकेजेस कंपनी जो है वो सप्लायर है, पेप्सी कंपनी कस्टमर है, तो पैकेजेस कंपनी प्रपोजल बना के पेप्सी कंपनी को प्रेजेंट करेगी। तो पेप्सी के लिए वो परचेज कोटेशन होगी और पैकेजेस के लिए वो सेल कोटेशन होगी, और हमारे लिए सादा अल्फाज में मेन्यू है जिसमें से हमने चीजें सेलेक्ट करनी। ये बात समझ आ गई जी? अच्छा जी, उसके बाद बच्चों सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर से पहले अच्छा, क्या उस वक्त जब आपसे कोटेशन मांगी जाएगी तो क्या पैकेजेस कंपनी को एंट्री पास करेगी? कोई एंट्री पास नहीं करेगी, कोई एंट्री पास नहीं करेगी। अगले पेज पे आ जाए। अच्छा जी, इनके दरमियान में बहस हो रही थी, बहस होगी, फाइनल उन्होंने कहा ठीक है जी ऑर्डर दें। तो ये क्या करेंगे? ऑर्डर देंगे। इसका नाम क्या है? परचेज ऑर्डर। ये कोटेशन मांगी इन्होंने, कोटेशन यहाँ पे डिस्कस हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ये कमरा है, यहाँ पे डिस्कशन हुई, फाइनल हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने परचेज डिपार्टमेंट को कहा कि आप ऑर्डर दे दें। तरीका समझ आ रहा है? और आपने नेक्स्ट टाइम क्या किया है? इनको ऑर्डर दे दिया है। अब यहाँ पे बच्चों इनके पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज ऑर्डर कहलाएगा, क्या कहलाएगा? लेकिन इनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहलाएगा? ये एक ही चीज है, ये दो फर्क, मतलब दो डिफरेंट चीजें नहीं है, बस पॉइंट ऑफ व्यू फर्क है, काम एक ही हो रहा है। पेप्सी कंपनी ने क्या करना है? परचेज ऑर्डर देना है, और पैकेजेस कंपनी ने क्या करना है? सेल्स ऑर्डर। क्लियर है? तो बच्चों ना परचेज ऑर्डर पे कोई एंट्री पास होनी है। अब जरा गौर से देखना, ये ऑर्डर कौन किसको देगा? सप्लायर कस्टमर को देगा या कस्टमर सप्लायर को देगा? कस्टमर सप्लायर को ऑर्डर देगा। अब जरा देखो, ए डॉक्यूमेंट सेंट बाय द बिजनेस टू प्लेस एन ऑर्डर, किसकी तरफ से जा रहा है? परचेज कौन कर रहा है? पेप्सी। यहां पे लिख लो ये पेप्सी है ताकि याद रहे। पेप्सी ने आपको क्या किया है? ऑर्डर दिया है। किसको? पैकेजेस को। यहां पे क्या लिखा हुआ बच्चों? सेंड बाय, बिजनेस ने भेजना है। अच्छा नहीं, 4 पेज पीछे चलते हैं। इस यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द कस्टमर प्लेसिंग एन ऑर्डर। क्या यहां पे भी वही बात लिखी हुई है कि ये ऑर्डर कहां से आया है? कस्टमर से आया है। ये हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं बच्चों? पैकेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया? क्या उस वक्त एंट्री पास होगी? नो। आपने ऑर्डर दे दिया जनाब 1 किलो चिकन कढ़ाई ले आओ, तो क्या वहां पे जो रेस्टोरेंट का काउंटर बैठा होगा डेबिट क्रेडिट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अभी पता नहीं है ना पैसे मिलने हैं कि नहीं मिलने, तो हो सकता है बाद में उठा के बाहर फेंकना पड़े इनको। ठीक है, तो अभी वो रुक जाएंगे, सब्र करेंगे। अच्छा नहीं, उसके बाद बच्चों क्या होगा? अब सेल्स ऑर्डर, अब परचेज ऑर्डर किसने दिया? पेप्सी ने। सेल ऑर्डर किसने रिसीव किया? पैकेजेस ने। अब पेप्सी की तरफ सुकून हो जाएगा, पेप्सी वाले खामोश हो जाएंगे। अब सारी कार्रवाई किसने करनी है? पैकेजेस वालों ने। पैकेजेस वाले अपने स्टोर रूम में जाएंगे, वहां से चीजें पैक करेंगे, पैक करने के बाद ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे? ये एक ट्रक मंगवाएंगे, ठीक हो गया नहीं? ये पैकिंग करके स्टोर वाले, उनके पास सामान पड़ा हुआ है, पैकिंग मटेरियल यहां से ट्रक में रखवाएंगे और ट्रक को रवाना करेंगे। पॉइंट समझ आ गया नहीं? अच्छा, ये सारी कार्रवाई कौन कर रहा है? पैकेजेस वाले। अब पेप्सी वाले ऑर्डर देके सो गए, आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर देके सो गए हैं, अब किचन में चीजें तैयार हो रही, सारा काम उन्होंने करना जो भी करना। ओके जी, आगे चलते हैं। उसके बाद बच्चों क्या होगा? गुड्स डिस्पैच नोट, a notice to the customer to inform them that the goods have been dispatched.
आपने क्या करना है, जब वो ट्रक में सारी चीजें फिल करेंगे, आपने एक ईमेल करनी है। क्या करनी है? ईमेल कर दें या व्हाट्सएप मैसेज कर दें। मतलब दुबई में 90% जो बिजनेस है व्हाट्सएप पे चलते हैं। क्यों? क्योंकि ईमेल आप सेंड करते हो सकता है अगले ने पढ़ी नहीं पढ़ी, कैसे पता लगेगा? लेकिन व्हाट्सएप मैसेज का पता लग जाता है कि उसने डिलीवर तो हो गया, पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा। ठीक है जी। तो दुबई में ईमेल के ऊपर कारोबार नहीं होते आजकल, व्हाट्सएप मैसेज भी होते हैं। क्या रखेंगे हम? गुड्स डिस्पैच नोट। क्या उस वक्त एंट्री पास करेंगे? नहीं, कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। डिलीवरी नोट, इन दोनों में फर्क होता है बच्चों। गुड्स डिस्पैच नोट और डिलीवरी नोट में फर्क होता है। ए नोट दैट अकम्पनीज द गुड्स, ये जो ड्राइवर होगा ना इस जगह पे बैठा हुआ इस ट्रक में, ये ड्राइवर बैठा होगा, इसके पास भी कुछ डॉक्यूमेंट होंगे। इसके पास क्या होंगे? डॉक्यूमेंट्स होंगे। उस डॉक्यूमेंट पे सारी डिटेल लिखी होगी कि जनाब किस साइज का कितना पैकिंग मटेरियल है, गत्ते भी हैं और शापर भी हैं और नोटिस भी है और पता नहीं क्या क्या है, लोगो भी बने हुए हैं पेप्सी कंपनी के। ठीक है नी? तो अब वो सारी डिटेल लिखी हो कि जनाब बड़े बड़े बॉक्सेस भी हैं जिसमें 20-25 बोतलें इकट्ठी आ सकती हैं, और 6-6 बोतलों वाले पैकेट भी हैं जिसमें 6-6 बोतलें आप इकट्ठी रख सकते हैं, और बोतल के ऊपर लगने वाला जो यहाँ पे वो पट्टी लगती है, वो पट्टी भी अवेलेबल है। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये वो पट्टी जो बोतल के ऊपर दाएं बाएं यहाँ पे लिपेटी होती है, ये भी कौन बनाता है? ये भी पैकेजेस बनाता है। तो बच्चों गत्ता भी है, 6-6 बोतलों को पैक करने वाला प्लास्टिक कवर भी है, और ये कवर भी है। तो ये तीनों तरह की डिटेल यहाँ पे उसके पास अवेलेबल है। किसके पास? जो ड्राइवर आया है सामान लेके। ये ड्राइवर सामान लेके क्या है, यहाँ पे गेट कीपर होगा। वो ये डॉक्यूमेंट गेट कीपर को पकड़ाएगा, भाईजान मेरे ट्रक में ये सामान है, चेक कर लें आप। वो गेट कीपर चेक करेगा, पीछे फोन कर देगा किसको? परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर को, सर वो सामान आ गया। परचेज मैनेजर भी आ जाएगा। अब वो गेट कीपर क्या करेगा? इस डॉक्यूमेंट की डिटेल को पढ़ेगा, साथ परचेज मैनेजर भी चेक करेगा, और परचेज मैनेजर अपने वाला डॉक्यूमेंट भी लेके आएगा साथ। अपने वाला डॉक्यूमेंट कौन सा? जो उसने ऑर्डर दिया था। क्या उनके पास उसकी कॉपी होगी कि नहीं होगी? कॉपी होगी। वो अपने वाला ऑर्डर, और वो ठीक है जी। तो आपने जो ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर नहीं आया,
मतलब आपने कहा था सादा पानी, वो मिनरल वाटर ले आए, तो बोतल खोल के पी के देखेंगे कि सादा है क्या मिनरल, बोतल नहीं खोले। आप उसको भाईजान ये किसका ऑर्डर है, नहीं 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 इसको वापस ले जाए। जैसे पानी पी लिया तो सीधे घर पैदल जावांगे, अभी ले जाए शाबाश, हम रोजे से हैं। ठीक हो गया। तो बच्चों पॉइंट ये है कि वो गेट कीपर क्या करेगा, अपने डॉक्यूमेंट जो उन्होंने इश्यू किया था उसको मैच करेगा डिलीवरी नोट के साथ। तो अगर तो वो मैच हो गए तो ट्रक ओपन किया जाएगा, अगर मैच नहीं हुए तो वो वैसे ही वापस भेज दिया जाएगा। ठीक हो गया। ए नोट दैट अकम्पनीज द गुड्स, कस्टमर विल चेक, कस्टमर यहाँ पे कस्टमर से मुराद क्या है बच्चों, पेप्सी, will check this to make sure that it agrees with his order। अब उसने कौन सा ऑर्डर दिया था, परचेज ऑर्डर में लिखा हुआ, and that it is consistent with what has actually been delivered, जो उसने ऑर्डर दिया था और ये जो लेके आया चीजें, ये क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। मतलब बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बंदा रास्ते में कुछ चीजें बेच बूच आए, हो सकता है कि नहीं, करोड़ों का सामान है, ड्राइवर है, अकेला बंदा है, 20,000 25,000 रुपए उसकी तनख्वाह है, हो सकता है रास्ते में से कुछ माल निकाल के कहीं दाएं बाएं कर रहा है। तो फिर बच्चों पहले मैच किया जाएगा, फिर उसके बाद सामान उतरवाया जाएगा, सामान उतरवाने के बाद दोबारा काउंटिंग होगी, काउंटिंग होने के बाद ये जो डॉक्यूमेंट है इस पे वो साइन करके देंगे। परचेज मैनेजर क्या करेगा, साइन करेगा उस डॉक्यूमेंट। ये बात समझ लगी? क्या जब चीजें पहुंच गई हैं उस वक्त एंट्री पास करेंगे? नहीं। मतलब अभी रेस्टोरेंट से चीजें तैयार होके आई हैं, आपने खाना खाना शुरू कर दिया है, तो क्या काउंटर साथ आके खड़ा हो जाएगा, सर जी सही है, मजा आ रहा है, बटवा साइड से कर दो, फिर तुझे आराम ना खाओ, बटवा मैं देख लांगा, टेंशन नहीं लेनी। तो क्या उस वक्त एंट्री पास होगी? उस वक्त एंट्री पास नहीं होगी। बच्चों कब कब एंट्री पास नहीं होगी? सेल्स कोटेशन के वक्त एंट्री पास होगी? नो। सेल्स ऑर्डर के वक्त? नो। गुड्स जब डिस्पैच करने, मतलब व्हाट्सएप मैसेज किया है, एंट्री पास करेंगे? नो। जब डिलीवर कर दी गुड्स उस वक्त एंट्री पास करेंगे? नहीं। मतलब उनके गोदाम तक हमारा ट्रक पहुंच गया, इसके बावजूद एंट्री पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो किसी वक्त भी रिजेक्ट कर सकते हैं, सामान अभी भी वापस आ सकता है, उनके पास ये राइट है कि वो सामान वापस भेज। तो जब तक वो एक्नॉलेज ना कर ले हम एंट्री पास नहीं करेंगे। क्या यहां तक की बात समझ आई? अब बच्चों डिलीवरी नोट समझ आ गया जी? अब आते हैं उनके तरफ क्या चल रहा है। गुड्स रिसीव्ड नोट, ए डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड, वो अपनी तरफ से एक डॉक्यूमेंट इशू करेंगे, उसका नाम क्या होगा, GRN, गुड्स रिसीव्ड नोट। ये कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेंगे? डिलीवरी नोट। वो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेंगे? गुड्स रिसीव्ड नोट। इट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द गुड्स हैव बीन चेक्ड अगेंस्ट डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट समझ आ रहा है? डिलीवरी नोट की यहाँ पे बात नहीं हुई, उस क्या कहते हैं पेज पे बात हुई है। एंड व्हाट हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड, डिलीवरी नोट में जो लिखा है, एक्चुअल में जो मिला है, हमने जो ऑर्डर दिया, तीनों चीजें मैच होनी चाहिए। अगर मैच हो रही है तो हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, उसका नाम क्या होगा, गुड्स रिसीव्ड नोट। The GRN is sent to account staff who will check that what has been received is what was ordered and that the invoice agrees with what was received। बच्चों ये जो GRN होगा, यहाँ पे एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा होगा। ये GRN किसको दिया जाएगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट को। क्यों? इस बंदे ने पेमेंट करनी है कल को, इसने क्या करना है, पेमेंट करनी है। इसको भी तो पता हो भाई किस चीज की पेमेंट कर रहा हूं। तो GRN का मतलब क्या है कि कंपनी का परचेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि मैंने इतने करोड़ रुपए का सामान कंपनी में मंगवा लिया है। तो बच्चों ये चार्टर्ड अकाउंटेंट पैकेजेस कंपनी के डॉक्यूमेंट पे यकीन करेगा या अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट पे? अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट पे यकीन करेगा, पैकेजेस कंपनी के डॉक्यूमेंट पे यकीन नहीं करेगा। क्यों? कल को अगर उसने पेमेंट की और वो पेमेंट गलत साबित हो गई तो वो पैकेजेस पे सारी स्टोरी डाल सकता है कि यार वो पैकेजेस की कंपनी के डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ था।
तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा कंपनी का वो कहेगा तू पागल है, तूने सीए कहां से किया? ठीक हो गया ना? तो पॉइंट ये है कि आपने जिस डॉक्यूमेंट की बेस पे पेमेंट की है वो डॉक्यूमेंट ही कंपनी का नहीं है। क्लियर है? तो वो पेमेंट मानी नहीं जाएगी। अच्छा जी, तो बच्चों गुड्स रिसीव नोट समझ आ गया? याद रखना डिलीवरी नोट, गुड्स डिस्पैच नोट और गुड्स रिसीव नोट, ये तीनों फर्क है। मेरा आपसे सवाल है, मुझे बताएं इससे पहले कि आप सो जाएं, मुझे बताएं पहले डिलीवरी नोट इशू करते हैं या पहले गुड्स डिस्पैच नोट इशू करते हैं? पहले गुड्स डिस्पैच नोट इशू होता है। डिलीवरी नोट ड्राइवर के पास होता है, वो बाद में पहुंचता है। और डिलीवरी नोट को देख के, परचेज ऑर्डर को सामने रख के, डिलीवरी नोट को देख के जब मैच हो जाते हैं ना, तो हम एक नया डॉक्यूमेंट इशू करते हैं। उसका नाम क्या होता है? गुड्स रिसीव नोट। हम चीजें रिसीव कर रहे हैं, उसकी बेस पे हम क्या करते हैं? एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं। और उसकी एक कॉपी किसको पकड़ाएंगे? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ है, उसको कॉपी पकड़ाएंगे। चार्टर्ड अकाउंट कहेगा ठीक है जी, ये तो मेरे पास कॉपी आ गई है, मुझे जरा परचेज ऑर्डर की भी कॉपी दिखाओ। वो भी कॉपी मैच करेगा कि 1 जनवरी को ये ऑर्डर दिया था और 15 जनवरी को ये चीजें रिसीव हुई है, मैच कर रही है। ठीक हो गया? आगे चले बच्चों। अब बच्चों क्या होगा जब चीजें वापस आ गई हैं? ये ड्राइवर जो है ये वापस चला जाएगा अपने डॉक्यूमेंट पे साइन करवाने के बाद, और वो जाके दिखाएगा पैकेजेस वालों को कि भाईजान ये ड्राइवर वापस आया, डॉक्यूमेंट पे साइन हुए पड़े हैं, ये डॉक्यूमेंट जो साइन हुए पड़े हैं ये सेल्स डिपार्टमेंट वालों को पकड़ा देगा कि भाईजान ये डॉक्यूमेंट पे साइन किया उसके परचेज मैनेजर ने, ये चीजें मैं सारी डिलीवर करके आया हूँ। बात समझ आई? अच्छा जी, ओके। अब बच्चों ये सेल्स वाले क्या करेंगे? इनके यहाँ पे भी एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा। ये सेल्स वाले वही डॉक्यूमेंट पकड़ा देंगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले। यहां पे भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ है और ये दोनों आपस में क्लास फेलो थे किसी जमाने में। वो उसको फोन कर रहे हैं, हाँ भाई सुना क्या हाल चाल है? ठीक है, हाँ ठीक है। कितने पेपर आंदे ने तेरे? 2। तो लोग कहना फिर तू क्वालिफाइड है, शर्म नहीं आती तेन है? वो तो मैं तेरी इज्जत रखी नहीं, तो तू इस कंपनी कितने लग सकता? बात समझ लगी कि नहीं लगी? वो अपने किस्से खोल के बैठ गए। अच्छा, अब सारे जब किस्से वगैरह डिस्कशन हो गई है तो अब सीरियस बात पे वो आ जाएंगे कि भाईजान हमने आपको फलां तारीख को एक डॉक्यूमेंट, एक क्या कहते हैं, ऑर्डर आया था आपकी तरफ से, हमने वो फिल करके आपको भेजा था, आपने साइन करके हमारे बंदे की चीजें भेजी थी, इतने करोड़ रुपए का बिल बनता है, तो वो तो काइंडली क्लियर करा दें। पहली दफा ये फोन कौन किसको करेगा? पैकेजेस का अकाउंट्स डिपार्टमेंट पेप्सी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कॉल मिलाएगा। अब परचेज और सेल डिपार्टमेंट की बहस नहीं होगी। परचेज डिपार्टमेंट अपनी जिंदगी में मसरूफ है, सेल्स डिपार्टमेंट अपनी जिंदगी में मसरूफ है। अब पेमेंट का लेन देन किसका आपस में होगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपस में बात करें। इस अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले के पास सबूत मौजूद है कि नहीं? और इस अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले के पास भी सबूत मौजूद है। ठीक है जी, कॉल करेगा और वो कहेगा ठीक है यार मुझे ना इस तरह करो, वो इनवॉइस मेल कर दो, तो वो इनवॉइस मेल कर देगा, व्हाट्सएप कर देगा या ईमेल कर देगा, जो भी होगा। बच्चों इसको पैकेजेस का चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको कहेगा सेल इनवॉइस। क्या कहेगा? और पेप्सी का चार्टर्ड अकाउंटेंट उसी को कहेगा परचेज इनवॉइस। इन दोनों के लिए एक ही डॉक्यूमेंट के दूसरे दो नाम है। क्लियर पॉइंट? पैकेजेस का चार्टर्ड अकाउंट उसको कहेगा सेल इनवॉइस और पेप्सी का चार्टर्ड अकाउंट उसको कहेगा परचेज इनवॉइस। ए रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर फॉर गुड्स डिलीवर्ड। अब देखो यहाँ पे दोनों कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनी है, छोटा इनमें कोई भी नहीं है।
हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट वाले ज्यादा होते हैं, हम अकेले होते हैं, तो वो हमें रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। बात समझ रही कि नहीं? गेट पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है तो वो हमसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब एक कंपनी से बात करती है तो इज्जत से बात करती है। बात समझ लगी? तो ये जब उसको फोन करेगा तो ऑर्डर नहीं देगा, क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। क्या रिक्वेस्ट करेगा? भाईजान वो चीजें भेजी, आपको पसंद भी आ गई, आपके डॉक्यूमेंट भी आ गए हैं, पैसे नहीं आए। इनवॉइसेस नॉर्मली शो ए डेट, डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट टर्म्स। उस वक्त पहली दफा एंट्री पास हो। क्यों पहली दफा एंट्री उस वक्त क्यों पास होगी? क्योंकि चीजें पहुंच चुकी हैं, उन्होंने एक्नॉलेज कर ली है, हमारे पास सबूत भी आ गया है कि चीजें एक्नॉलेज हो चुकी हैं, तो पहली दफा हम उस तारीख को एंट्री पास करेंगे। फर्ज करें बच्चों ये प्रोसेस 1 जनवरी को शुरू हुआ था, तो हो सकता है चार्टर्ड अकाउंट तक पहुंचते पहुंचते 20 जनवरी आ गई हो। तो 1 जनवरी से जो काम शुरू हुआ है उसकी एंट्री किस तारीख को पास होगी? 20 जनवरी को एंट्री पास होगी। ये बात सुना गया? अच्छा, उस वक्त बच्चों एंट्री पास होगी। क्या एंट्री पास होगी? अब जरा सुनिएगा। एंट्री पास करनी है चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एंट्री पास होनी है। परचेज डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट को पता है कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है? उनको कख नहीं पता। बात सुन लगी है? ये एंट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने आपस में पास कर। तो बच्चों ये वाला जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये एंट्री पास करेगा। क्या एंट्री पास करेगा? ये एंट्री पास करेगा रिसीवेबल, डेबिट और सेल क्रेडिट। और ये वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या एंट्री पास करेगा? परचेज, डेबिट और पेबल क्रेडिट। ये दोनों एंट्री उस दिन पास करेगा। किस दिन? जिस दिन आएगी। सेल इनवॉइस समझ आ गई बच्चों आपको? अब यहां पे चलते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? परचेज इनवॉइस, ए रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट फ्रॉम द सप्लायर फॉर गुड्स डिलीवर्ड। रिक्वेस्ट, यहां पे भी वर्ड रिक्वेस्ट लिखी हुई है, लेकिन कहां से रिक्वेस्ट आएगी? सप्लायर से। इन्होंने रिक्वेस्ट नहीं करनी, रिक्वेस्ट उधर से ही आएगी और उस वक्त हम भी एंट्री पास कर लेंगे। लेकिन एंट्री समझ आ रही है कि ये क्या पास करे और वो क्या पास कर रहे हैं? अच्छा जी, ठीक हो गया बच्चों? अच्छा जी, उसके बाद है बच्चों, ये कौन सी कंपनी है? पेप्सी। अब जरा सुनिएगा, पेप्सी कंपनी ने चीजें ली, पेमेंट भी हो गई या पेमेंट भी पेंडिंग, एंट्री पास कर ली। क्या एंट्री पास कर ली है? परचेज, डेबिट, पेबल क्रेडिट। अभी पेमेंट नहीं की। जब चीजें इस्तेमाल करना शुरू की तो पता लगा यार साइज तो ठीक है, मतलब बिल्कुल जो है ओरिएंटेशन सब कुछ ठीक है, लेकिन क्वालिटी गंदी है। ये क्वालिटी वो नहीं है जो हमने मंगवाई थी। हम चीजें पैक करते हैं, छापर पड़ जाता है, फिर चीजें पैक करते हैं, फिर छापर पड़ जाता है। तो ये किस तरह का माल इस दफा उन्होंने भेजा? इन्होंने कंप्लेन कर दी। कंप्लेन किसने करनी है? परचेज डिपार्टमेंट ने वंस अगेन सेल्स डिपार्टमेंट को कंप्लेन करनी है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिस दफ्तर में बैठा वहां पे कोई काम नहीं हो रहा, वहां पे पैकिंग शैकिंग नहीं हो रही। ये बात समझ आ रही है ना? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं पता क्या चल रहा है। परचेज डिपार्टमेंट ने चीजें इस्तेमाल करवाई है या प्रोडक्शन हाल ने परचेज डिपार्टमेंट को बताया भाईजान ये तो किस तरह का माल मंगवाया सर। उन्होंने कंप्लेन किया सेल्स डिपार्टमेंट को, भाईजान ये किस तरह का माल भेजा आपने, ये माल पकड़े अपना वापस ले। तो बच्चों ये एक छोटा सा पिकअप करवाएंगे। इसमें माल रखेंगे और इनकी तरफ भिजवा देंगे। ठीक हो गया? मतलब आधे से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, थोड़ा सा रह गया। तो बच्चों ये जब चीजें वापस भेजेंगे, याद रखिएगा ये एंट्री पास करने के लिए पहले वेट करें। क्यों? हो सकता है वो कंपनी इसको एक्सेप्ट ना करे। हाँ, अगर ताल्लुकात बहुत पुराने हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। वो क्या कह रहा है, एक छोटे से ट्रांजैक्शन के ऊपर हम इतने पुराने ताल्लुकात नहीं ना खराब कर सकते। ठीक हो गया? तो बच्चों वो क्या करेंगे, चीजें वापस भिजवा देंगे। यहां तक की बात समझ आ गई?
जो चीजें वापस भिजवाएंगे तो याद रखिएगा उस वक्त जो नोट इशू करते हैं वो डेबिट नोट होता है। कौन सा नोट होता है? डेबिट नोट। लेकिन डेबिट नोट की कोई औकात नहीं होती, फिलहाल यहाँ पे लिखा भी नहीं। अब यहाँ पे जो लिखा जाएगा, जब वो पैकेजेस के पास सामान पहुंचेगा वो उसको एक्नॉलेज कर लेंगे, और जब वो एक्नॉलेज कर लेंगे वो एक एंट्री पास करेंगे। वो एक्नॉलेज करके किसको बता देंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट को, यार ये चीजें वापस आ गई। तो यह चार्टर्ड अकाउंटेंट एक और एंट्री पास करेगा, क्या? सेल्स रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। ये एंट्री कौन पास करेगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। ये सेल्स डिपार्टमेंट वाले एंट्री पास नहीं कर सकते, बस वो सामान वापस ले सकते। तो सेल रिटर्न, अब रिसीवेबल को चूंकि उन्होंने क्या किया है? क्रेडिट, तो वो कौन सा नोट इशू करेंगे? क्रेडिट नोट। ठीक हो गया? तो क्रेडिट नोट पहली दफा कौन इशू करेगा? पैकेजेस इशू करेगा। ठीक है जी? इशूड व्हेन ए कस्टमर रिटर्न्स गुड्स एंड द बिजनेस एग्रीज टू दिस। कस्टमर ने चीजें भेजी हैं और हमने क्या किया है? एग्री किया है। अगर हम एग्री ना करें, कोई हमारा कुछ उखाड़ सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। The business issues a credit note to acknowledge that the customer, the amount specified is no longer owed to them by the customer. मतलब जो पैसे हमने उनसे लेने थे कस्टमर से अब नहीं लेने, कस्टमर को हमने खत्म कर दिया, क्रेडिट कर दिया। उस वक्त एंट्री पास होगी? यस, उस वक्त एंट्री पास होगी। अच्छा, फिर बच्चों को क्रेडिट नोट जो इशू किया है वो हमारे पास पहुंचेगा। वो क्या होगा? हमारे पास पहुंचेगा, तो उसका नाम फिर क्या रखेंगे? क्रेडिट नोट रिसीव्ड, issued by supplier, issued by packages when we return goods or get credit because of damaged goods। उस वक्त एंट्री पास करेंगे। हम अपने नोट पे भरोसा नहीं करेंगे, हम उसके नोट का वेट करेंगे। जब उसका नोट हमें रिसीव होगा उसका नाम होगा क्रेडिट नोट। वो रिसीव हुआ है, उस वक्त हम एंट्री पास कर देंगे। क्या? सप्लायर डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। ठीक हो गया? और बच्चों एक चीज रह गई है, वो है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अगर इस तरह का प्रोसेस एक महीने में कई दफा हुआ है, कई दफा चीजें बेची, 30 ट्रांजैक्शन हो चुकी है, हर दिन पे चीजें जा रही हैं, तो हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शन ये अकाउंटेंट आपस में एक दूसरे को भूल जाएं, तो एक दूसरे को याद करवाते रहे। ठीक है ना? हजारों ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो ये अकाउंटेंट महीने के एंड पे एक स्टेटमेंट बना के भेजेगा, भाईजान इस महीने में आपके साथ 30 ट्रांजैक्शन हुई है, उस 30 में से आपने 25 की पेमेंट कर दी, 5 अभी भी रहती है। एक समरी आपको भिजवा रहा हूँ, जरा आप भी वेरीफाई कर लें कि बात ऐसी है, कैसा तो नहीं हमसे कोई गलती हो रही है, आप भी चेक कर। तो वो चेक करके बता रहे थे, हाँ यारो ठीक है, तुम सही कह रहे हो, 25 की पेमेंट हो चुकी है, 5 अभी पेंडिंग। तो उसके लिए उसको बच्चों क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम द सप्लायर टू शो द अमाउंट स्टिल ओड एट द पॉइंट इन टाइम। उस वक्त कोई एंट्री पास होगी नहीं, वो जस्ट एक रिमाइंडर है कि भाईजान 25 पेमेंट होगी, 5 रहती, उसकी कोई एंट्री पास है नहीं होगी। बच्चों ये बात समझ आ गई है? अब ये जरा गौर से देखो, परचेज रिटर्न डे बुक पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट नोट। ठीक हो गया जी? यहां तक की बात समझ आ गई है? आप यहाँ पे चेक करो, सेल्स रिटर्न डे बुक पे भी क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट नोट। दोनों का सोर्स डॉक्यूमेंट एक ही है। ये सवाल बार बार पेपर में आए सवाल। अभी आपको सारी स्टोरी क्लियर होगी बच्चों? अब इसमें से क्या क्या सवाल आ सकते हैं, समझ आ गया कि डिलीवरी नोट कौन इशू करता है, डिलीवरी नोट क्या होता है, कब पहले कौन सा नोट इशू होता है, बाद में कौन सा नोट इशू होता है, इसके ऊपर अच्छे खासे सवाल बन सकते हैं। ये साइकिल आपने अच्छी तरह से याद रखना है, कर लोगे? टाइप्स ऑफ कैश बुक बच्चों क्या होती हैं? सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पैटी कैश बुक। ये सवाल आ सकता है कि बताओ जी कितनी टाइप्स ऑफ कैश बुक होती है? 4 तरह की होती है। सिंगल कॉलम का मतलब बच्चों मतलब वही होता है सिर्फ कैश अकाउंट। क्या मतलब होता है? कैश अकाउंट।
2 कॉलम का मतलब होता है कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट भी होता है और वो बैंक अकाउंट भी होता है। 3 कॉलम का मतलब क्या होता है बच्चों, कैश, बैंक और डिस्काउंट, 3 कॉलम आते हैं। और पेटी कैश बुक में तो अच्छे खासे कॉलम होते हैं। ठीक है जी। पेटी कैश बुक में जो सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाला सवाल है ना, वो है इम्प्रेस्ड सिस्टम। ये सवाल सबसे ज्यादा टेस्ट हुआ है पिछले सेशन में। A very common petty cash system is called impress system. Under the system, a set amount is established, say 10,000. मतलब 7 महीने के शुरू में यकम तारीख को हम सिक्योरिटी गार्ड को 10,000 रुपए पकड़ा देंगे कि भाईजान ये 10,000 रुपए पकड़ो। दिस सेट अमाउंट इज कॉल्ड एज इम्प्रेस्ड। इसका नाम क्या रखते हैं हम, इम्प्रेस्ड। ये याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि पेटी कैश अकाउंट में जो महीने के शुरू में बैलेंस होता है उसका नाम बताएं, तो याद रखना है आपने, उसको क्या कहते हैं, इम्प्रेस्ड कहते हैं। एट एनी मोमेंट इन टाइम the petty cash balance plus the amount on invoices and notes should be summed to the impressed। क्या मतलब है बच्चों, आपके पास 10,000 का बैलेंस था, आपने एक्सपेंसेस करते गए सारा महीना एक्सपेंस करने के बाद कितने खर्चे आपने कर दिए, 8,000। आपके पास कितने बैलेंस होना चाहिए, 2,000। वो कह रहा है कि खर्चे और आपके पास जो बैलेंस है इनको टोटल करें तो किसके बराबर आना चाहिए, इम्प्रेस्ड अमाउंट के बराबर आना चाहिए। क्या ये बात समझ आ गई? अब बच्चों ये वाली जो लाइन है ना, ये आप भी पढ़ लें। यही बात कर रहे हैं, पढ़ ले जरा, शाबाश शाबाश शाबाश। यही बात कर रहा है कि तमाम खर्चों का टोटल और आपकी जेब में जो पैसे पड़े हैं इनको जमा करें तो इम्प्रेस अमाउंट के बराबर होना चाहिए। पीरियडिकली द इनवॉइसेस आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय कैश टू रीएस्टैब्लिश द इम्प्रेस इन कैश। बच्चों महीने के एंड पे क्या करेगा, ये जो कैशियर है, जो गेट कीपर है, ये 8,000 रुपए की इनवॉइसेस लेके जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। उसे कहेगा भाईजान मेरे पास सबूत है कि 8,000 रुपए का खर्चा हो गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट वो क्या करेगा, इनवॉइसेस अपने पास रख लेगा और उसको कितने पैसे मजीद दे देगा, वो 10,000 नहीं देगा, वो क्या करेगा, 8,000 दे देगा। वो कहेगा तुम्हारे पास कितने पैसे पड़े हुए हैं, 2,000। तुमने मुझे कितनी इनवॉइसेस दी हैं, 8,000 की, तो टोटल कितना हो गया, जाओ आज तुम्हारे पास दोबारा 10,000 पूरा हो गया। तो वो जो इनवॉइसेस है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट लेके और वो उसको मजीद कैश दे देगा। ये बात समझ आ गई बच्चों? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पेटी कैश बुक। ये एग्जांपल नंबर 10 है, ये आपने करनी है। इसमें कुछ चीज समझ नहीं आएगी तो हम कल डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों क्या आ गया, जर्नल आ गया। अब आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि बताओ जर्नल लेजर क्या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है? आपने कहना है नो। अब आपको पता है कि जर्नल के बाद क्या बनता है, लेजर के बाद क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, जिसमें एक चीज बैलेंस शीट हर एक चीज नहीं है, बैलेंस शीट जस्ट एक पॉइंट है, ठीक है ना। मतलब इनकम स्टेटमेंट बनती है, बैलेंस शीट भी बनती है, कैश फ्लो भी बनती है, स्टेटमेंट चेंज इक्विटी भी बनती है, नोट्स भी बनती है। अच्छा, तो बच्चों जर्नल लेजर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का हिस्सा, जर्नल तक बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का हिस्सा नहीं है। मतलब क्या हुआ बच्चों, हर वो किताब जिसमें रिकॉर्डिंग होती है उसको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कहते हैं, और जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है, लेजर में रिकॉर्डिंग नहीं होती, लेजर में पोस्टिंग होती है।
रिकॉर्ड वो पहले कहीं पे हो चुका है, तो लेजर में ऑलरेडी रिकॉर्डेड आइटम को क्लासिफाई किया जाता है। ये बात याद रखिए आप, पेपर में सवाल आएगा आपको कि बताओ जनरल लेजर बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री है, आपने कहना नहीं। वो पूछेगा ट्रायल बैलेंस बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री का हिस्सा है, आपने कहना नहीं। वो पूछेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से इनकम स्टेटमेंट बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री का हिस्सा है, आपने कहना नहीं। वो पूछेगा भाई बताएं बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री होती क्या है, आपने कहना 6 चीजें होती। कौन कौन सी? सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक और जनरल जर्नल। बस ठीक हो गया। अच्छा, द जनरल जर्नल इज ए बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड, ये बार बार मैं बता रहा हूं, बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री में क्या होता है? रिकॉर्डिंग होती है, पोस्टिंग नहीं होती, क्लासिफिकेशन नहीं होती। पोस्टिंग या क्लासिफिकेशन जनरल लेजर में होती। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी अदर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। याद है बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री का दूसरा नाम क्या है? ओरिजिनल एंट्री। तो वो यहाँ पे उसने नाम दोबारा यूज किया। The journal might be used to provide a record and explanation of year-end adjustments, settlement discount, contra settlement, correction of error or any other adjustments. बच्चों ये सारी वो एंट्री है जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा। हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व होगा वो कैश बुक में जाएगी। तो यहाँ पे सारी वो ट्रांजैक्शन आएगी जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होगी, जिसमें सेल की बात नहीं होगी, जिसमें परचेज की बात नहीं होगी। तो पीछे फिर रह क्या जाता है? फर्नीचर अगर कैश में परचेज किया है, क्या यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा। आपने डेटर को पेमेंट की है, यहाँ पे आएगी? नहीं आएगी। तो पीछे फिर रह क्या गया है? कहते पीछे ये चीज रह गई। तो आपसे अगर पूछ ले बताओ करेक्शन ऑफ एरर या सेटलमेंट डिस्काउंट या कॉन्ट्रा सेटलमेंट ये किस बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री में होती है, तो क्या नाम होगा? आपने कहना कि जनरल में। ठीक है। तो जनरल जर्नल में बच्चों क्या 5 चीजें होती है, बस आपने याद रखनी है। वो कहता है प्रैक्टिस में जरूरी नहीं है कि सारा कुछ जनरल में रिकॉर्ड हो, लेकिन हाँ जो कुछ भी रिकॉर्ड आप कर रहे हैं वो जनरल में जा सकता है। ठीक है ना? प्रैक्टिस में हो सकता है कुछ एकदम जनरल में रिकॉर्डिंग ना करें, सीधी लेजर में रिकॉर्ड करें, लेकिन कहता है अगर आप उसको जनरल में रिकॉर्ड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मना नहीं है। क्यों? जनरल में हर तरह के एडजस्टमेंट आते हैं सिवाय कैश के, सिवाय सेल्स के, सिवाय परचेज के। यहां तक की बात समझ आ गई बच्चों? अच्छा जी, सेल्स डे बुक में बच्चों आपने रिकॉर्डिंग कर है किस बेसिस पे? सेल्स वाउचर के बेसिस पे, और जस्ट हम उसको सेल इनवॉइसेस भी करते हैं। सेल्स रिटर्न डे बुक में सेल्स रिटर्न वाउचर या जिसको हम क्रेडिट कहते हैं क्रेडिट नोट इश्यूज। हाँ, यहां से एक और सवाल बन सकता है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ क्रेडिट नोट? हम उसको क्या कहेंगे बच्चों? सेल्स रिटर्न वाउचर। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ सेल्स इनवॉइस? उसको क्या कहेंगे? सेल्स वाउचर। ये पैरेलल नेम है, सिनोनिम है, ये सवाल आ सकता है बच्चों। परचेज वाउचर किसको कहते हैं? परचेज इनवॉइस को। परचेज रिटर्न वाउचर किसको कहते हैं? क्रेडिट नोट रिसीव्ड को। पेमेंट वाउचर किसको? पेमेंट वाउचर या रिसीट वाउचर, ये कैश के लिए यूज होते हैं। और जनरल के लिए हम क्या यूज करते हैं? जनरल वाउचर। वाउचर की उसने एक शक्ल बना के दिखाई है, तस्वीर बना के दिखाई है बच्चों। सीरियल नंबर लिखा होता है, पेड टू, ऑन अकाउंट ऑफ, अमाउंट इन वर्ड्स, मोड ऑफ पेमेंट, चेक नंबर, अमाउंट, डेट,
प्रिपेयर्ड बाय, अप्रूव्ड बाय, रिसीव्ड बाय। प्रिपेयर्ड बाय बच्चों होता है कोई जूनियर टाइप बंदा, मतलब मिस्टर एसन, क्लर्क, यहाँ पे साइन करेगा। अप्रूव्ड बाय जो मैनेजर होता है, मिस्टर अली, वो। और रिसीव्ड बाय जिस बंदे को आपने वो वाउचर देना है, फॉर एग्जांपल पैकेजेस का कोई बंदा है, उसको आपने वाउचर पकड़ाना है, पेमेंट की है, तो आप उसको क्या करेंगे, उससे कहेंगे भाई यहाँ पे रिसीविंग ये साइन कर दो, चेक ले लो, ठीक हो गया। वो यहाँ पे मिस्टर ABC जो है वो साइन करेगा यहाँ पे, और ये वाउचर की एक कॉपी उस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपके पास पड़ी होगी। इसका नाम क्या है, पेमेंट वाउचर। हमने पेमेंट करनी है किसको, पैकेजेस को, तो हम पेमेंट करते वक्त उसे साइन करवा के अपने पास सबूत के तौर पर रख लें। कल को ऑडिट होगा, ऑडिटर आएंगे कंपनी के अंदर, वो कहेंगे भाईजान आपने इतने करोड़ों की पेमेंटें की हैं, किसको की है, कोई सबूत है आपके पास? तो हमें तो पहले शक है वो बंदा आपका क्लास फेलो था, क्योंकि हम भी उसी क्लास में बैठे हुए। अकाउंटेंट और ऑडिटर दोनों एक ही क्लास में होते हैं। फर्क ये है, अकाउंटेंट वो बंदा है जो कंपनी के अंदर काम कर रहा है, और ऑडिटर वो बंदा है जो फर्म के अंदर काम कर रहा है, और फर्म ने कंपनी को ऑडिट करना है। तो ये तीनों क्लास फेलो है। लेकिन चूंकि ऑडिटर वो बंदा है जिसके साथ इनकी दुश्मनी थी क्लास में, उन्होंने कहा पुत्र मेरे तो एक जिंदगी मेरे हाथ था उसे, और मैं दसांगा, अब वो ऑडिट करने आया है, ठीक है जी। तो बच्चों ये जो पेप्सी का अकाउंटेंट है वो अपनी इज्जत बचा सकता है अगर उसके पास ये सबूत हो कि भाई फलां बंदे ने बनाया था, मैंने साइन किया था, और फलां बंदे ने पैसे रिसीव किए थे, ये रिसीविंग है चेक। तो अगर ये वाउचर गुम गया, उस वक्त आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लग जाएगी कि आपने ये पेमेंट की है और ये क्या है, इसका आपके पास कुछ सबूत नहीं, ठीक हो गया। तो अल्टीमेटली उस बंदे को अपनी सैलरी में से वो पेमेंट पूरी करनी पड़ेगी, और मसला पेमेंट का भी नहीं है, मसला इज्जत का है। मतलब इतना बड़ा कॉम्पिटेंट बंदा हो के पैसों की खुर्द-बुर्द कर रहा है, ठीक हो गया। तो वो बच्चों वो फिर वो क्या करेगा, अपनी इज्जत बचाने के लिए उस शहर से अपनी नौकरी छोड़ के किसी और शहर में जाना पड़ेगा। सिर्फ क्या हुई है, छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो नहीं संभाल करें। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? ये डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से आपने याद रखने हैं। कल इंशाल्लाह में इससे आगे हम कंप्रिहेंसिव एग्जांपल करेंगे ताकि चीजें क्लियर हो कि हमने सवाल करना कैसे, ठीक है जी। इस पूरे चैप्टर को आज आपने घर जाके तैयार करना, कर लोगे? ओके जी बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।